देखिए, इंडियन पॉलिटी का जब हमने क्लास स्टार्ट करा था, तो जो हमारी पहली क्लास थी कुछ लोगों का छूट गया था। और चूंकि इंडियन पॉलिटी का जो हमारा एक बड़ा सेक्टर है, जो हम इसका एक बड़ा सेक्टर हमने पूरा, देखो इसको हमने कई भाग में बांट करके देखा था कि एक इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है भारत के संविधान और उसके विकास क्रम का जो भी पृष्ठभूमि है, जिसे हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो हमने देखा था। तो पहला क्लास छूटा था, तो आज मैं उसी पहला क्लास को कर रहा हूँ, ताकि एक हमारा जो एक सर्कल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, देखो, हेडिंग दो, इंडियन पॉलिटी। ये क्लास फर्स्ट हो जाएगा हमारा आज का। ठीक है, तो जिन लोगों का छूटा था, तो इसमें हमारा करीब 13-14 क्लास हुआ है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें कहने का तो भारतीय संविधान से रिलेटेड है, लेकिन हमने हिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन इसको पढ़ा है। तो हेडिंग दीजिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। देखो, इसको मैंने जब आप लोगों को बताया था कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें मुख्यतः आपके जो प्रश्न आते हैं वो एक तो पूरा पूरा जो संविधान संविधान के जो पक्ष है वहां से क्वेश्चन आता है, या फिर जो वैधानिक पक्ष है वहां से क्वेश्चन आता है। एक हमारा होता है कि संविधान, भारत के संविधान का विकास, जो संविधान है उसका विकास क्रम। ठीक है, तो विकास क्रम को ही हम संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखते हैं। संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि। और ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके हर एक एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ प्रश्न होते ही होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहले पूरा पढ़ लिया है और ये क्लास भी पहले हो चुका है, तो फिर भी आज हम रिपीट कर रहे हैं इस क्लास को, ताकि जिनका छूटा है वो कंप्लीट कर ले। तो देखो, थोड़ा सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलिए। रिक्वेस्ट एक है सर के बिहार पे, सारे बच्चे जो नया भी जुड़ रहे हैं, मेरा भी छूट गया था तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया। तो देखिए सर, इतने बेनिवलेंट है कि वो दोबारा रिपीट करा के करा रहे हैं, ताकि जो नए जुड़ रहे हैं उनको वो मतलब रिवीजन में इशू ना हो। तो हम लोगों की भी ये जिम्मेवारी है कि हम लोग सर को सपोर्ट करें एटलीस्ट। सर ने इस क्लास को मेरे ख्याल से दोबारा इसलिए किया है कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा छूट गया, और भी जो नए जुड़े हैं उनका भी दोबारा रिवीजन हो, तो वी मस्ट हाँ, सपोर्ट सर। तो हाँ, हम सबको ये पता है। चलिए, थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू, थैंक यू। इसका ये कारण है ना, क्योंकि हमने एक पूरा हमने एक जो कोर्स का एक हमारा हिस्सा था, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो जैसे आप लोगों का एक कॉपी बन जाए, तो वहां पे जिसका छूटा हुआ था ये उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए इस क्लास को मैंने आज रखा है। देखिए, जैसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि एक हेडिंग दीजिए, और लिख लीजिए यहाँ पे हेडिंग दे करके, विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, विदेशी कंपनियां। ठीक है, विदेशी कंपनियां, या कंपनियों लिख देना, कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का पूरा लिख लो, कंपनियों का भारत में आगमन, भारत में आगमन। कई बार आप लोगों से इसका क्रोनोलॉजी पूछता है। ठीक है, तो एक तरफ लिख लो देश, आसान है, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है। दूसरे तरफ लिख लो वर्ष, और तीसरे तरफ लिख लो कंपनी का नाम। नाम, ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम। ठीक है,
तो भारत में सबसे पहले किस देश से लोग आए थे, मतलब किस देश की कंपनी भारत में आई थी? सबसे पहला है, पुर्तगाल। हाँ, तो लिखिए पहला, पहला लिखो पुर्तगाल। पुर्त पुर्तगाली लोग आए थे, ठीक है। इसको हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे, पूरा वास्को डी गामा वगैरह से शुरू करेंगे, वास्को डी गामा के इसका इनिशियल शुरू करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से पुर्तगाली भारत में आए थे और किस तरह से यहाँ पे कंपनियां शुरू हुई थी, ठीक है। सर तो एक हाँ रिक्वेस्ट करूं सर, जैसे कंपनी के भारत में आगमन का वर्ष और कंपनी के बनने का भी वर्ष दोनों कभी कभी डिफरेंट है, तो हम एक और हाँ, कॉलम मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा कर सकते हैं सर? ठीक ठीक ठीक, लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसी में लिखवाते चला जाऊंगा, ठीक है। और ये जो पुर्तगाली कंपनी बनी भी थी 1498 का, और ये भारत में इसी वर्ष आई थी, ठीक है। और इस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। दूसरा कंपनी जो भारत आई थी पुर्तगाल के बाद, कौन आया था? डच आया था। डच। डच, ठीक है। डच को और किसी नाम से? हॉलैंड। हॉलैंड। वेरी गुड, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड। ये जो डच आए थे, ये कब आया था डच का? 1503। 1503। 1503। कैसे, कहां से पढ़े 1503? डच डच कंपनी बनी, डच कंपनी बनी थी कब? डच कंपनी बनी थी 1602 में, लिख लो। और ये भारत में आई थी 1605 में, तो 1500 कैसे पहुंच गए आप लोग? ये बनी थी, देखो यहाँ पे लिख लेना इसका कंपनी का गठन, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, गठन, कंपनी का जो गठन हुआ है, ठीक है। और ये हुआ है आपका 1602 में, और ये आई थी 1605 में, क्लियर है। और इसके बाद देखिए इस कंपनी का लिखिए, कंपनी का नाम है बिरिंगदे ओस्ट इंडिसे, बिरिंगदे ओस्ट इंडिशे। कई बार ये लोग एग्जामिनेशन में कंपनी के नाम ही आप लोगों से पूछ लेता है। डच के बाद, डच के बाद इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। देखो ब्रिटिश, डच के बाद भारत आने वाले थे ब्रिटिश। ये भारत कब आया था? 1608 में। हाँ, कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। 1600 में भारत आया था। नहीं, 31 कंपनी दिसंबर का 1600 को कंपनी को हाँ, गठन हुआ और 1608 में आया था। भारत पहुंची थी कंपनी 1608 में, ये भारत आई थी, ये गठन है, ठीक है। अभी गठन इसका पूरा करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हम अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम लिखिए, द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी, the governor and company of merchant of London, of London, trading into the east, trading into the East Indies, the East Indies, ठीक है। बाद में हम इसे केवल एक छोटा सा नाम से पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। इसके बाद लिखो डेनिस, डेनिस, ये 1616, ठीक है। और इसका सिंपल सा नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी,
डेनिस, ये आया भी 1616 में ही है, बना भी 1616 में ही है सर। हाँ हाँ, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और लास्ट में हमारा हो जाएगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया था और सबसे ज्यादा फ्रांस और इंग्लैंड की प्रतिद्वंदिता रही है। ये फ्रांसीसी कंपनी, देखो फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था 1664 में, ध्यान रखना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1664 में इसका गठन हुआ था। और कंपनी भारत आई थी 1667 में, 67 ईस्वी में, ठीक है। इसका नाम है कंपनी द ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल, ठीक है। जिस समय लुई 14वां आप लोग पढ़े होंगे, उस समय लुई 14वां का शासन था और मंत्री कोवर्ट हुआ करते थे वहां का, ठीक है। कोलवर्ट, कोलवर्ट करके नाम था उसका। तो खास करके कोलवर्ट का प्रयास का एक परिणाम रहा है ये, तो इसीलिए इसे कई बारी कोलवर्ट कंपनी के नाम से। और ध्यान रखो, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी इसको हम एक ब्रीफ में लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार का मतलब कि सरकार के अंडर है, और ब्रिटिश कंपनी जो है वो सरकारी तरह से कहिए कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी है, और ब्रिटिश कंपनी है, साफ नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। इसका मतलब क्या है कि कई सारे शेयर होल्डर्स की कंपनी है ये, वो डिसाइड करेगा कि कंपनी किस तरह से चलना है। बाद में इसमें सरकार का इंटरफेयर होगा जब उपनिवेशवाद की स्थापना भारत में हो जाएगी, ठीक है। तो एक हेडिंग दीजिए, अब इसको हम सिंपल से शब्दों में लिखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सर एक कंफ्यूजन ईस्ट है, इंडिया कंपनी, कहीं हाँ बोलिए। कहीं 1668 फ्रांसीसी वाला 1600, फ्रांसीसी कंपनी हाँ 68 में कहीं मैंने पढ़ा है, शायद कहीं पढ़ा है। 67 67 इसका 68 60, नहीं ना सर? एक बार चेक कर लीजिए आप भी, मैं भी चेक कर लूंगा अगर कंफ्यूजन है तो। मुझे तो 67 याद है, ठीक है। और हाँ, ये 64 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का स्थापना नाम हमने क्या, एक क्या क्या साक्षी, फ्रांसीसी कंपनी का नाम छूटा है। कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल, ठीक है, कंपनी द इंड ओरिएंटल। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 1600 के ईस्वी में देखो, इस समय जो एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए एक चार्टर लाई थी, ठीक है। तो इस चार्टर के द्वारा ही इस कंपनी का स्थापना हुआ था। तो इस समय जो महारानी है वो एलिजाबेथ प्रथम है, लिख लीजिए, ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। और भारत में कौन थे शासक? अकबर। अकबर। अकबर मुगल का काल था और शासक था अकबर, ठीक है, अकबर। और देखो जो 1600 के चार्टर द्वारा जब कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने के लिए, ईस्ट में व्यापार के लिए 15 वर्ष का, ठीक है, वैधता दिया गया था, 15 वर्ष का टाइम दिया गया था। उसके बाद उसमें जो संशोधन होगा वो करने की बात थी, ठीक है, क्लियर है।
इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 15 वर्ष ये हो गया ईस्ट में व्यापार करने का। और देखो, जब कंपनी भारत आई थी, भारत में कंपनी का आगमन में, कंपनी का आगमन, ठीक है। तो जिस समय कंपनी भारत में आई थी उस समय ये आप लिख लो, ये 1900 कह रहा हूं, 1608, ठीक है। इसमें में कंपनी भारत आई थी और किसके नेतृत्व में आई थी? नेतृत्व टॉमस रो। नेतृत्व किसका? जो कैप्टन अंग्रेजी व्यापारी था, कैप्टन हॉकिंस। उसका नाम? कैप्टन हॉकिंस। ओ सॉरी। हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस इसके नेतृत्व में आया था। जहाज का नाम देखो, जिस जहाज से आया था, जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर जहाज से आया था, ठीक है। और ये लोग आप ध्यान रखिए, जब सूरत में ये पढ़े होंगे कि सूरत में अस्थाई, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे, अस्थाई, ठीक है। और इसकी फैक्ट्री बनी थी। फैक्ट्री का मतलब उत्पादन केंद्र नहीं होता था, एक तरह से व्यापारिक ऑफिशियल कहिए क्षेत्र होता है जहां से व्यापार किया जाता था। तो अब भारत में जिस समय कंपनी आई है, भारत में शासक कौन होगा? भारत में शासक जहांगीर। शासक हो जाएगा जहांगीर। तो देखो, क्वेश्चन याद रखना, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत के शासक कौन थे? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो अकबर है, और जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय जहांगीर है, ठीक है। तो जहांगीर ने, देखो ये जहांगीर ने इसको, कैप्टन हॉकिंस को, जहांगीर ने ऐसे लिख लेना, हॉकिंस को आप लोग लिख लीजिए। जहांगीर ने हॉकिंस को कितने का मनसब दिया था? 400 मनसब। 400 का मनसब दिया था। ये भी, हाँ, 400 का मनसब दिया था। और इसको एक उपाधि भी दी थी, ठीक है। उपाधि दी थी इंग्लिश खान की। इंग्लिश खां। हाँ, इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। और इसकी शादी भी करवा दिया था। इतना खुश था जहांगीर की, इसका विवाह भी करवा दिया, ठीक है। और विवाह करवाया था अर्मीनियाई स्त्री से, अर्मेनियन, ठीक है, अर्मेनियन स्त्री से इसकी शादी भी करवा दी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो व्यापार का लाइसेंस लेने में सफल नहीं हुआ था, ठीक है। इसे लाइसेंस नहीं मिला था, हॉकिंस को लाइसेंस, ठीक है, ये प्राप्त नहीं कर सका। क्लियर? लिख लिया ये। हो गया। नेक्स्ट देखो, जब 1615 में, 1615 ईस्वी में ये आएगा सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो, ठीक है। और ये इस समय सम्राट है जेम्स प्रथम। ये जेम्स प्रथम का एक तरह से कहिए जेम्स फर्स्ट का दूत भी कह सकते हैं कि किस का दूत था, तो आप जेम्स प्रथम याद रखिए। और इसे ये लाइसेंस लेने में सक्षम रहा। लाइसेंस, जो कंपनी का व्यापार करने का जो लाइसेंस है, किसे मिला था? टॉमस रो को मिला था। और टॉमस रो 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था, ये भी याद रखना। 3 वर्षों तक मुगल दरबार में ये रहा था। क्लियर? 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था।
ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम देखते हैं कि जब कंपनी आ गई है तो ये पूरा का पूरा इतिहास का पार्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि कंपनी किस तरह से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्रों में किस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। बाद में कंपनी के लिए और उस समय मुगल जैसे जैसे कमजोर होता जाएगा, बंगाल की स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। और बंगाल, चूंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर का हिस्सा है, वहां से व्यापार करना, और खास करके बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसमें बिहार, उड़ीसा और ये समृद्ध प्रांत है। और गंगा घाटी का क्षेत्र है जो अपने आप में उपजाऊ, कितना फर्टाइल क्षेत्र है आप समझ रहे हैं। तो वहां से बहुत सारे सामान को समंदर में लाना और समंदर से फिर व्यापार करना, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिए, अभी व्यापारिक कंपनी है और वो चाहेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा भारत से हो सके सामान ले जा करके यूरोप में बेचे और प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अभी कंपनी ने उपनिवेश की स्थापना नहीं करा है, लेकिन कंपनी जैसे जैसे यहाँ की गतिशीलता देखेगी कि राजनीतिक गतिशीलता में किस तरह से स्थिरता आ रही है, मुगल कमजोर होता जा रहा है, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलता चला जाएगा और उस अपॉर्चुनिटी को वो साम दाम दंड भेद सभी तरह से प्रयोग करेगा। और बाद में धीरे धीरे कंपनी क्या करेगी, भारत में एक उपनिवेशवाद की स्थापना करेगी। तो हम बंगाल में आते हैं, क्योंकि बंगाल कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो बंगाल में देखो, इसमें लिख लो कि बंगाल में जो पहला पॉइंट लिख लेना, 1700 में कलकत्ता में, लिख लीजिए, कलकत्ता में कौन सा ये जो कहते हैं कि फोर्ट विलियम, ठीक है, की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ, ठीक है। और इसकी स्थापना के साथ साथ बंगाल में कंपनी की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है या राजनीतिक घुसपैठ कहिए एक तरह से, और फूट डालो शासन करो की नीति वाली स्थिति जो है वो भरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, कि एक दूसरे को आपस में लड़ा दें। तो कुछ ऐसी स्थितियां जब देखेगा तो आपने देखा है कि एक 20 जून 1756 को एक घटना हुआ था जिसको हम काल कोठरी के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब 1756 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दबा करके रखा बंगाल के नवाब ने, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी उभरती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये जरूर लिख लो, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। इससे पहले मैंने बताया कि 56 में 20 जून 1756 को काल कोठरी वाला घटना हुआ था। हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे क्या कारण था, क्या सही है या नहीं है, वो थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट का विषय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बात को थोड़ा याद रखना है। प्लासी का युद्ध 23 जून इतना। अब देखो, प्लासी के युद्ध में जो लड़ने वाले थे, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरा है एक तरफ सिराज उद्दौला है बंगाल से, सिराज उद्दौला, ठीक है, ये बंगाल से हो गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से कौन लड़ रहा था, क्लाइव, ठीक है। और ब्रिटिश क्लाइव की जीत होती है इसमें। आपने देखा कि क्लाइव इसमें किस तरह से जीतता है, वो इतिहास में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद तो वास्तविक जो जिसे हम कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक भारत में अगर हम उपनिवेशिक दृष्टिकोण से स्थापना की बात करें, वो था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर, ये आपका बक्सर 22-23 अक्टूबर है, तो आप 23 अक्टूबर लिख लीजिए या 22-23 अक्टूबर लिख सकते हैं, अक्टूबर 1764। और ये वास्तविक में इसलिए है क्योंकि इसमें भारत से कौन कौन लड़ रहा है। एक तरफ देखिए बंगाल भी शामिल है इसमें। बंगाल के कौन थे, बंगाल के
मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम। हाँ, मीर कासिम अवध के सुजाउदौला। अवध अवध के के सुजाउद्दौला। हाँ, सुजाउद्दौला। और सबसे बढ़ करके जो शामिल था, मुगल खुद शामिल थे, मुगल शासक, क्या नाम था उसका? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। मुगल शासक थे, शाह आलम। हाँ, शाह ठीक आलम। ठीक। शाह आलम सेकेंड। ठीक है, शाह आलम सेकेंड। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था इसमें? हेक्टर मुनरो। हेक्टर वेरी गुड, मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, एक तरफ से मुनरो, और इसमें हेक्टर मुनरो की जीत होती है। और आप देख लीजिए कि इसमें भारत एक तरह से क्या है, भारत पूरी तरह से इसमें अवध शामिल है, बंगाल शामिल है, शाह आलम द्वितीय शामिल है। इसका मतलब भारत का जो सबसे बड़ी जो क्षति है, और यहीं से ये क्षति होती है, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वास्तविक में उपनिवेशवादी शासक के रूप में स्थापना की बात हम करेंगे, वो होता है इलाहाबाद की संधि से। इसके बाद देखिए, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, ठीक है, लेकिन हम वो इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ लिख लीजिए, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो जो पहली संधि हुई थी, ये 12 अगस्त 1765 को। और इस संधि में आपने देखा कि मुगल द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इसकी क्या दे दी गई, दीवानी दे दी गई। क्लियर, ये समझ में आया? अब देखो, अब जो कहानी की शुरुआत होगी यहीं से। अब दूसरी भी लिखवा दें। क्या? इलाहाबाद वो की दूसरी संधि। हिस्ट्री में, दूसरी वो पूरा संधि। का पूरा, हाँ, वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल अप्रोच है, उसको मैं हिस्ट्री में समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, वो पूरा का पूरा हिस्टोरिकल। यहाँ पे भी इलाहाबाद की जो संधि है, इसमें और भी कई सारे प्रावधान थे, वहां पे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा इसको हम फॉर्मेशन कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना था। और आपने पूरा क्लास देखा है अभी तक, पॉलिटी का जो हमारा पहला बैकग्राउंड था, उसका एक तरह से कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद देखो, जब कंपनी की स्थापना हो, मतलब एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना हो जा रही है भारत में, तब आपके सामने जो प्रश्न है कि क्या कंपनी निष्पक्ष है या कंपनी ईमानदार है। तो जब अब हम देखते हैं कि जब 1765 से जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी का एक तरह से प्रभुत्व, हम कहें कि 1765 से जो कंपनी का स्टार्ट होता है प्रभुत्व, तो इसमें कई सारी खामियां थी, जैसे निजी व्यापार करना, भ्रष्टाचार, ये सब इतिहास में हम देखेंगे। और तो इस तरह की कमियों के कारण संसद में, ब्रिटिश संसद में आवाज उठने लगा था कि कंपनी को कंट्रोल करने का समय आ गया है, और संसद इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करे, और कंपनी को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भ्रष्टाचार से मुक्त करिए, निजी व्यापार को बंद करिए, घूस लेना, ये सब करना जो है, ये सब चीजों को बंद करिए। तो इसी परिस्थिति में अब हमारे सामने एक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि जो उपनिवेशवाद के काल में, उपनिवेशवाद के काल में एक जो संवैधानिक विकास का, जिसे हम कहेंगे संवैधानिक विकास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, पृष्ठ, ठीक है, ये पृष्ठभूमि आपका यहां से बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर?
तो ये जो संवैधानिक विकास है इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, और दूसरा क्राउन के तहत, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के तहत। तो देखो, अब कंपनी को नियंत्रण करने के लिए, कंपनी में कैसे कंपनी काम करे, क्या करे, इसके लिए जो प्रक्रिया शुरुआत होगी, तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। हमने इसको खूब डिटेल से पढ़ा है, इन तमाम चीजों को। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1784। 81, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आया था पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था? 1784। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद देखो आया था आपका एक्ट ऑफ 1786। इसके बाद मैंने बताया था कि पहला चार्टर एक्ट कब आया था, ये बताओ। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793। और लास्ट चार्टर एक्ट कब आया था? लास्ट चार्टर एक्ट कब आया था? 1853। वेरी गुड, 1853। अब देखो, चार्टर एक्ट 1793 का हो गया। 1793 के बाद आपका 93 में 93 ना चार्टर। इसके बाद लिखो चार्टर एक्ट 1793 के बाद 1813। फिर एक और चार्टर एक्ट लिखिए 1833। ये सब हमने खूब डिटेल में पढ़ा है। इस सब में तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होना चाहिए। लास्ट चार्टर एक्ट आया था 1853। ठीक है, ये कंपनी के अधीन जो हमें किस तरह से कंपनी को भारत में शासन करना है, उसके लिए जो वैधानिक कार्य किए गए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आपका 1773 से शुरू होकर के 1853 तक के जो भी अधिनियम है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पीट्स इंडिया एक्ट, या एक्ट ऑफ 1786, और बाद के चार्टर एक्ट जो हमारा है वो है। देखो, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो 1857 का व्यापक क्रांति हुई थी, और उसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी प्रभावित हुआ था। ये तमाम चीजें हमने पढ़ा है, ध्यान रखो, ये सारे हमने क्लास में पढ़ लिए हैं। आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, जिसका छूट गया था, इसीलिए इस क्लास को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसके बाद देखो, ब्रिटिश क्राउन के तहत जब 1857 की क्रांति होगी, तो भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, ये अधिनियम आएगा आपको 1858 को। दूसरा लिखिए भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ये आया था 1861। ये सब भी सारे डिटेल से हमने पढ़े हैं। फिर आप लोग लिखते जाइए काउंसिल, ये काउंसिल एक्ट है, भारत परिषद या इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट लिख लीजिए। फिर आप लिख लीजिए इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद 1892। इसके बाद हमारा आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1909 क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ना, सही है? मार्ले मिंटो। वेरी गुड, मार्ले मिंटो, यही सुनना चाह रहे थे, कोई बोलते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आएगा आपका भारत सरकार अधिनियम, क्या आएगा? भारत सरकार अधिनियम।
ये 1919 वाला, इसको बोलते हैं आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है। इसके बाद देखो भारत सरकार अधिनियम 1935, और लास्ट में हमने देखा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947। ये भी हम लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा है। ये हमारा ये हो गया कि ऐतिहासिक विकास क्रम, और उसके बाद हम पूरा का पूरा संविधान पे आ जाएंगे। अब देखो इसके बीच में जो कुछ हमारे लिए पृष्ठभूमि बनता है, जैसे अब हम देखते हैं कि अब हमारे लिए एक पृष्ठभूमि बनता है कि 1919 से लेकर के जो 1919 का अधिनियम है, 1919 के अधिनियम से लेकर के 1935 के अधिनियम के बीच में हम लोगों ने कुछ घटनाएं पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? ऐतिहासिक घटना, तो एक क्रोनोलॉजी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 तारीख बताइए, गठन लिखवाया था आप लोगों को? मार्च 1927। 8 नवंबर 1927 गठन हुआ था। और ये मुंबई कब पहुंचा था? ये देखिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये पूरा मैंने आप लोग को लिखवाया था। ये 3 फरवरी को पहुंचा था, 3 फरवरी 1928। और इसको वास्तविक में देखिए 1919 का अधिनियम हुआ था, उसके 10 साल बाद कमीशन बैठना था, 10 साल होने पे, लेकिन ये पहले ही 27 में ही इस कमीशन को बैठा दिया था, और इसमें कोई भारतीय नहीं होने के कारण वो सब हमने साइमन कमीशन में पढ़ा था। ठीक है। इसने रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया था जून में। इसने रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 30 जून को, 30 जून 1930 को। तो एक तो साइमन कमीशन था। फिर जब आप लोगों ने देखा था कि साइमन कमीशन के लिए किस तरह से इसका विरोध किया गया था, इसके लिए हमने कांग्रेस का अधिवेशन भी देखा था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां निर्णय लिया गया था। बाद में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से भारतीयों को चैलेंज करा गया कि आप संविधान की तैयारी, अपना संविधान बनाइए, कैसे बनाएंगे, क्या आप संविधान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसमें एक ये हुआ कि इस लोगों ने नेहरू समिति का गठन किया था, याद है? नेहरू समिति हमने पढ़ा था। ठीक है, नेहरू समिति, ये क्लास में काफी डिटेल से पढ़ा था किस तरह से नेहरू समिति का गठन हुआ था, और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट कब दिया था नेहरू समिति ने अपना रिपोर्ट? 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 को। ठीक है। और जब नेहरू रिपोर्ट आया था, तो नेहरू रिपोर्ट के आने के कारण जिन्ना ने क्या करा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस चीज की मांग रखी थी? वेरी गुड, 14 सूत्री मांग। जिन्ना का 14 सूत्री मांग। देखो, ये क्रोनोलॉजी याद रखना, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी में हमने पढ़ा है, उसी क्रोनोलॉजी को फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। ये मांग रखा था 29 मार्च को, 29 मार्च 1929। तो ये था हमारा कुछ 1919 से 1935 के बीच का कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम। ठीक है। लेकिन ये लिख लिया आप लोगों ने। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है, वो आपका 1935 के अधिनियम से लेकर के भारत की आजादी तक 1947 के बीच में कई सारे घटनाक्रम हमें देखने को मिलता है। हमने देखा सर जिन्ना का 14 सूत्री मांग कब था? जिन्ना का 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 1935 के अधिनियम द्वारा हमने क्या देखा था कि फरवरी 1937 में चुनाव हुआ था। कितने प्रांत में हुए थे चुनाव? 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव। 11 प्रांतों में, कहाँ भूल जाते हैं आप?
11 प्रांतों में ओहो। प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था, ठीक है। प्रांतीय विधानमंडल, ध्यान रखना, प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था। इसके बाद हमने देखा कि सरकार बनी और कितना 28 महीना तक सरकार शायद चली थी। इस बीच में एक घटना आ गया था, वो था सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर, 1939। हाँ, 1 इसमें सितंबर 1939 से 2 2 सितंबर सितंबर हाँ 1945। 1945 तक ही चला था। और देखो इसके कारण, और भारतीय चाह रहे थे कि इसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देश की आजादी हो जाए, तो ये नहीं मांग होने के कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, आप लोगों को पता है, ठीक है, क्लियर। ये कांग्रेस का इस्तीफा हुआ था, मतलब सरकार का, प्रांतीय सरकार लिख लीजिए, प्रांतीय सरकार, खास करके जो कांग्रेस की सरकार थी, प्रांतीय सरकार, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक डाल करके लिख सकते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठन हुआ था, इन लोगों ने एक सामूहिक त्याग कर दिया था, सामूहिक त्याग दिया था अक्टूबर में 1939, ठीक है। अब जैसे ये कांग्रेस का, जब प्रांतीय कांग्रेस का जब त्याग होगा, तो मुस्लिम लीग क्या मनाएंगे? मुक्ति दिवस, दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग है, इसके द्वारा मनाया जाएगा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस ये हम लोगों ने पढ़ा था। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? दिसंबर 22 1939। 22 दिसंबर, ये सब तो पढ़े हैं ना। 22 दिसंबर 1939 को, 1939। देखिए मुक्ति दिवस के बाद जो हमारा ऐतिहासिक विकास क्रम में है कि जब देखा कि यहाँ पे टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान से कम मांगने को तैयार नहीं है, तो इसके बाद अब आप लोग देखेंगे कि एक अगस्त प्रस्ताव आएगा, ठीक है। क्या आएगा? अगस्त प्रस्ताव, याद है? मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के बाद आप लोगों को लिखवाया था अगस्त 1940। प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त को, ध्यान रखिए। 1940 को अगस्त प्रस्ताव आएगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा है। फिर अगस्त प्रस्ताव की बात नहीं बनेगा तो लोग क्या शुरू करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसको भी पढ़ा है, सत्याग्रह। सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, कि कौन पहला सत्याग्रही थे, ये सारा चीज हम लोगों ने, महाराष्ट्र से, हाँ, ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। ये शुरू हुआ था कब? 17 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर को। अब जब इससे भी बात नहीं बनेगा तो फिर किसको भेजा जाएगा, जो आप लोगों ने पढ़ा था, बताइए। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में 22 मार्च। 24 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। कोई 23 मार्च, कोई 24 मार्च, मैं लिख रहा हूं 22 मार्च, ठीक है। इसके बाद लिखो, जब क्रिप्स मिशन से भी बात नहीं बनी, तब देश में एक अगस्त क्रांति हुई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त, भारत छोड़ो। अगस्त भारत क्रांति। छोड़ो। उसके बाद आ जाएगा आपका यही भारत छोड़ो, ऑब्लिक डाल करके लिख देना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब? 8 अगस्त 1942। देखो वास्तविक में 8 अगस्त में इसका प्रस्ताव, लेकिन आंदोलन की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी 9 अगस्त से, 9 9 अगस्त। अगस्त। 1940। 8 अगस्त के रात में उस सबको गिरफ्तार कर लिया। हाँ, वो 8 अगस्त को इस ऑपरेशन प्रस्ताव को रखा गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ये सब चीजें आप लोगों को क्लास में लिखवाया था। इसके बाद देखो जब ये इससे भी समस्या उत्पन्न हुआ, तब भेजा जाएगा बेबल योजना। क्या भेजा जाएगा? बेबल योजना पढ़ा था आप लोगों ने, बेबल योजना। और ये बेबल योजना 4 जून का है, ध्यान रखना, 4 जून 1945, 1945। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े।
देखो, बेबल योजना के बाद हमने क्या पढ़ा था, याद है? कैबिनेट मिशन। अच्छा। बेबल योजना के बाद सीधा कैबिनेट मिशन पे आ गए थे, इतना तो कम नहीं पढ़ाया था नहीं मैंने। हुआ था। शिमला समझौता। नहीं, शिमला समझौता, जी जी जी। शिमला समझौता ये चला था आपका कितना से कितना, आपको लिखवाए थे शायद 25 जून से लेकर के। शिमला समझौता कब से कब चला था? 25 जून से 14 जुलाई तक शायद। एक मिनट मुझको देखने दीजिए। शिमला समझौता का, शिमला, हाँ, 25 जून से 14 जुलाई, ठीक है। 25 जून से 14 जुलाई तक 1945। शिमला समझौता के बाद क्या पढ़ाया था? शिमला समझौता गया, उसके बाद कैबिनेट मिशन। अब आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन का कब लिखवाया था? देखो, कैबिनेट मिशन आप लोगों को मैंने यहीं पर कैबिनेट मिशन के लिए एक चीज मैंने पढ़ाया था, इटली की एक घोषणा, याद है? इटली ने एक घोषणा किया था 14 मार्च को। 14 मार्च, ये पहला घोषणा है उसका। एक घोषणा बाद में 1946 पर बोला था कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। इसी आधार पर कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था और कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च को। 24 मार्च 1946 को, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? कैबिनेट मिशन के बाद ये क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार गठन होने की बात की थी। सरकार गठन होने से पहले ही मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, प्रत्यक्ष लिख लीजिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है। अगस्त 1946। कितना अगस्त? 20 अगस्त। वेरी गुड, 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया गया था। इसके बाद देखो, इससे और जब ये आगे निकल करके कैबिनेट मिशन के आधार पे हम लोगों ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अंतरिम सरकार 2 सितंबर। वेरी गुड, अंतरिम सरकार का गठन, ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हमने अंतरिम सरकार का गठन किया था। उसके बाद अंतरिम सरकार के बाद हमने देखा कि फैसला हुआ कि किस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। याद है अंतरिम सरकार के बाद क्या था? प्रत्यक्ष अंतरिम सरकार के बाद हमने देखा अंतरिम सरकार का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, संविधान सभा का गठन। अंतरिम सरकार के बाद आपका हो जाएगा संविधान सभा का गठन। लिखिए, संविधान सभा का गठन, यही ना? संविधान यस सर। सभा का गठन, ठीक है। और ये हुआ था, बार बार हम लोगों ने पढ़ा था कि 6 दिसंबर को गठन हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। इसके बारे में पढ़ा था, इसे कब डिसॉल्व किया गया था ये भी पढ़ा था, कैसे इसका गठन होने के जो क्या प्रक्रिया थी, काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। जब संविधान सभा बन जाएगा तो संविधान सभा के बनने के बाद क्या होगा? एक आपने देखा कि इटली की घोषणा आएगी, जिसपे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा था, इटली की घोषणा। देखिए, पहला वाला जो घोषणा है, जो आपका 14 मार्च 1946 वाला, इसमें यह बोला था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और जो इटली का जो सेकेंड घोषणा आया था, जो आपका 20 फरवरी वाला, 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को, 1947 को, तो इसमें घोषणा में यह कहा था कि 30 जून 1948, 30 जून 1948 के पूर्व, लिख लीजिए, के पूर्व,
29 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। और जब इटली की घोषणा होगी तो इसके लिए क्या भेजा जाएगा? इटली की घोषणा इसके के लिए बाद भेजा जाएगा माउंटबेटन। ठीक है। कैबिनेट मिशन। हाँ, माउंटबेटन और माउंटबेटन कैबिनेट मिशन। सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाएगा। हाँ, कैबिनेट मिशन तो वो आपने देखा कि प्रधानमंत्री इटली के कल में कैबिनेट मिशन नहीं लिखा है क्या? मैंने लिखा है ना कैबिनेट मिशन, यहाँ देखिए 24 मार्च ऊपर में क्या ये सर, कैबिनेट मिशन। लिख दिया। दोबारा कैसे कैबिनेट मिशन नीचे नीचे कैसे लगेगा? कैबिनेट मिशन रंजीत, वो 46 की घटना है और हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ? 47-48 की तरफ बात कर रहे हैं, मतलब 47 में है। फरवरी देखिए, 20 फरवरी में इटली की घोषणा है, 47 में। ठीक है। तो इटली की घोषणा हो गई, इसके बाद माउंटबेटन आएगा और उसके साथ एक योजना आएगा जिसको 3 जून का योजना कहते हैं। 3 जून का योजना। ठीक है। योजना, या इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है। माउंटबेटन योजना। और जैसे कि मैंने 3 जून लिखा है, तो ये आया था 3 जून को, 3 जून 1947। और इसके बाद हमने देखा कि माउंटबेटन योजना को सभी स्वीकार कर लेगा। फिर मैंने बताया था कि दिल्ली में किस तरह से कांग्रेस की, दिल्ली कांग्रेस का मैंने वो याद है, दिल्ली कांग्रेस के बारे में बताया था। हाँ, दिल्ली राजेंद्र कांग्रेस, प्रसाद बिल्कुल। यादव। दिल्ली कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें माउंटबेटन योजना को स्वीकार, मतलब कि विभाजन तक को हम स्वीकार कर लेंगे। और लास्ट में आपका 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाएगा। ठीक है। 4 जुलाई को 1947 में जो भारतीय जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम है पारित किया जाएगा। और वो 18 जुलाई 1947। ठीक है। वो ये क्या हो जाएगा, इसे स्वीकृति मिल जाएगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाएगा। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस तरह से हम देखते हैं कि 14 और 15 अगस्त को 2 प्रोविंसेस, मतलब 2 डोमिनियन स्टेट, याद रखिए आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि अभी भी डोमिनियन स्टेट है। भारत के गवर्नर कौन था उस समय, आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। वेरी गुड, माउंटबेटन था। और पहला भारतीय गवर्नर? श्री राजगोपालचारी। वेरी गुड, राजगोपालाचारी। तो 4-5 को आपने देखा कि पाक, मतलब पाकिस्तान और भारत, 2 डोमिनियन स्टेट का गठन हो जाएगा, स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट। हाँ बोलिए। सर ये क्या लिखा आपने, माउंटबेटन योजना के बाद दिल्ली लिख के डैश छोड़ दिया सर? दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन, दिल्ली हाँ वो ठीक है सर। कांग्रेस, ठीक है, अधिवेशन हमने पढ़ा है इसको, इसलिए यहाँ पे कुछ जी अभी सर। देखिए, ये हम एक क्रोनोलॉजी लिख दिए। इस सारा डिटेल में जितना चीज हमने अभी डिस्कशन किया है, ये पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखवाया है, पढ़ाया है। ठीक राइट है। सर, राइट तो सर। देख लो, आज हमारा पहला क्लास जो था लास्ट क्लास बन गया और एक समरी भी हो गया। बात समझ रहे हैं? एक समरी भी हो गया, एक लास्ट में लिखिए या पहले लिखिए, इससे पहले में ही लिख दीजिए कि हमें, इससे क्या होगा कि आपका एक सिलेबस हो गया कि हमें क्या पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं। देख रहे हैं कि एक फोन आ रहा है, ठीक ना? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।